वेलकम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलाम के नियम से कैसे ज्ञात करते हैं और उसके आधार पर तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल करा दिए गए थे। आज हम तुम्हें बताएंगे कि अगर तुमने किन्हीं दो आवेशों को किसी माध्यम में रख दिया तो उनके बीच लगने वाला बल कैसे बदल जाता है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। मेरा नाम है अफसरून और आप देख रहे हैं रॉयल एजुकेशनल हब। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है आपका पहला, विद्युत क्षेत्र तथा आवेश। तो आप लोगों को बताया गया था कि कूलाम का जो नियम है वो ये होता है F बराबर के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तुम्हें बताया गया था कि K को हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये कूलाम का नियम था। ये कूलाम के नियम से हम किन्हीं भी दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के परिमाण को निकाल सकते हैं। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ये केवल तुम्हें तब लगाना है जब आवेश तुम्हारे या तो निर्वात में हो या वायु में हो। अगर तुम आवेशों को किन्हीं दूसरे माध्यमों में ले जाओगे तो तुम इस फॉर्मूले का प्रयोग नहीं करने। तुम्हें फॉर्मूला बताया जाएगा, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा फॉर्मूले में, तुम तब इसका प्रयोग करोगे। हमने तुम्हें बताया था यहाँ पर कि एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, इसीलिए ये फॉर्मूला केवल निर्वात के लिए है, या वायु के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी माध्यम में किन्हीं दो आवेशों के मध्य बल निकालना है तो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। Fm का मतलब होता है मीडियम यानी माध्यम, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो एप्सिलॉन होता है बच्चों, ये होता है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। जैसे कि एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की विद्युतशीलता, ऐसे ही एप्सिलॉन है माध्यम की विद्युतशीलता। और इसका एक और नाम होता है, हम इसको बोल सकते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, निरपेक्ष विद्युतशीलता। इंग्लिश में बोलते हैं परमिटिविटी विद्युतशीलता को। तो देखो बच्चों, होता क्या है, परमिटिविटी नाम से ही पता लग रहा है कि किसी चीज़ को परमिट करेगी, लेकिन परमिट किसे करती है तुम्हें यही समझना है। तो अगर हमने किन्हीं दो आवेशों को निर्वात में रख रखे हैं, हमारे पास Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं, वो तुम्हें पता होगा कि अगर ये लाइक चार्ज हैं, सजातीय हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर ये विजातीय हैं, अनलाइक है जैसे पॉजिटिव निगेटिव, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो इनके मध्य कुछ अट्रैक्शन और रिपल्सन होता है आवेशों के मध्य। अगर तुमने इन्हें निर्वात में रख रखा है तो यहाँ पर इनके बीच में कोई भी माध्यम नहीं होगा, क्योंकि निर्वात में कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर तुम इन्हीं आवेशों को उठाकर किसी माध्यम में ले आओ तो माध्यम में लाने पर क्या होगा, अब हम इन्हें माध्यम में उठा के ले आए, मान लो वाटर में या किसी भी चीज़ में हमने इनको दोनों आवेशों को अब रख दिया। अब क्या होता है, माध्यम जो होता है उसका क्षेत्र, माध्यम का जो क्षेत्र होता है वो क्या करता है, इन दो आवेशों के बीच का जो क्षेत्र था उसमें आकर घुस जाता है, उनके क्षेत्र को कमज़ोर कर देता है। जो कि पहले जब निर्वात में रखे थे तो इनके बीच में कुछ नहीं आया हुआ था, लेकिन जैसे ही तुमने इन्हें किसी माध्यम में रखे तो माध्यम का जो क्षेत्र था इन दोनों के क्षेत्र के बीच में आ गया, जिससे इनका जो पुराना क्षेत्र था, जो निर्वात वाला क्षेत्र था, वो मजबूत है, लेकिन अब ये माध्यम वाला जो क्षेत्र है कमज़ोर पड़ गया। इससे क्या हुआ कि बल माध्यम में आने पर कमज़ोर हो गया। दूसरी बात, जो तुम एप्सिलॉन नॉट पढ़ रहे हो, ये निर्वात की विद्युतशीलता है और इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 होती है, जो कि सबसे कम है। अगर तुम एप्सिलॉन की बात करो, ये माध्यम की विद्युतशीलता है, ये हर एक माध्यम के लिए अलग अलग होती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखने योग्य है कि जो निर्वात की विद्युतशीलता है वो हमेशा कम होती है माध्यम की विद्युतशीलता से। अब ध्यान दो, तुम्हें यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन नज़र आ रहा होगा अपॉन में। इसका मतलब है
कि ये जो है ये व्युत्क्रमानुपाती है एप्सिलॉन नॉट फोर्स के बल के। अगर इसकी वैल्यू घटेगी तो ये बढ़ेगा और अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। अब तुम खुद सोचो कि एप्सिलॉन नॉट जो है वो सबसे कम वैल्यू है विद्युतशीलता की। जब हम यहाँ सबसे कम वैल्यू रखेंगे तो बल जो है वो सबसे ज़्यादा आवेगा। इसीलिए हमेशा क्या होता है, तुम्हारा जो निर्वात का बल होता है वो हमेशा माध्यम के बल से ज़्यादा होता है। निर्वात के बल को दिखाने के लिए यहाँ नोट और लगा देते हैं हम, ताकि पता लगे कि ये वैक्यूम का बल है। अगर नहीं भी लगाओगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे पता चलता है, इस विद्युतशीलता से तुम्हें पता चलता है कि कौन सा बल अधिक होगा। तो हमेशा याद रखो कि तुम्हारा जो माध्यम है उसमें बल कम हो जाएगा निर्वात की तुलना में, क्योंकि माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की तुलना में ज़्यादा है। निर्वात की विद्युतशीलता सबसे कम होती है। अब अगर तुम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मानकर एक दूसरे से भाग करो तो तुम्हें कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि F/Fm बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इससे ये पूरा कैंसिल हो गया, 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो गया। तो तुम्हारे पास बचता है F/Fm 1/ एप्सिलॉन नॉट और एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन था प्यारे बच्चों, नॉट लग गया था, सॉरी। अब तुम क्या करोगे, इसको ऐसे कर दोगे, इसकी मल्टीप्लाई 1 में और इसकी मल्टीप्लाई इस 1 में, तो तुम्हारे सामने बचेगा F/Fm बराबर एप्सिलॉन नॉट। और इन दोनों के अनुपात को, निर्वात की विद्युतशीलता और माध्यम की विद्युतशीलता के अनुपात को हम सापेक्ष विद्युतशीलता बोलते हैं और इसे एप्सिलॉन R से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन R को बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। जैसे एप्सिलॉन को बोलते हैं निरपेक्ष विद्युतशीलता, इसको बोलते हैं सापेक्ष विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन R को या इसके अनुपात को हम K और बोल सकते हैं परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक। ये वाला K नहीं, ये तो कूलॉम कांस्टेंट था, ये K होता है माध्यम का परावैद्युतांक। तो देखो प्यारे बच्चों, ये माध्यम का जो परावैद्युतांक है, अगर तुम यहाँ से इन दोनों की गुणा करो तो तुम्हें कुछ ऐसा मिलेगा। साफ कर देता हूँ जरा मैं। देखो हमारे पास है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर K। हमने इस संबंध को छोड़ दिया, बस हम इस संबंध को लेके चल रहे हैं। तो तुम्हें ऐसा देखने को मिलेगा कि एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट K, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ से, तो एप्सिलॉन की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट K। मतलब जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट है या एप्सिलॉन है उस फॉर्मूले में तुम ये वैल्यू रख सकते हो। तो अगर हम इस फॉर्मूले में, माध्यम वाले फॉर्मूले में एप्सिलॉन की वैल्यू रख, तो इस फॉर्मूले को तुम ऐसे लिख सकते हो, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को तुम निर्वात में ही प्रयोग कर सकते हो और किसी माध्यम के लिए भी प्रयोग कर सकते हो। बस तुम्हें याद क्या रखना है कि अगर तुम किसी भी माध्यम के लिए इसे प्रयोग करोगे तो वहाँ पर K की वैल्यू तुम्हें दी हुई होगी, और अगर तुम निर्वात के लिए प्रयोग करोगे तो निर्वात के लिए हमेशा K की वैल्यू 1 होती है, निर्वात या वायु के लिए। तो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखने के लिए है कि अगर देखो कभी भी तुम्हारे से निर्वात के अलावा किसी भी माध्यम की बात हो तो वहाँ पर K की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होगी किसी भी माध्यम के लिए। इसका मतलब कि अगर तुम कोई भी परावैद्युत रख दो किन्हीं भी दो आवेशों के बीच, तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो कम हो जाएगा। लेकिन अगर निर्वात में रखो तो निर्वात में K की वैल्यू 1 होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि निर्वात का कोई भी परावैद्युतांक नहीं होता, लेकिन माध्यम का परावैद्युतांक होता है। इसलिए किसी भी माध्यम में रखने पर बल तुम्हारा कम हो जाता है। तो अभी कूलॉम के नियम से फॉर्मूला बना F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
ये फॉर्मूले का प्रयोग तुम निर्वात के लिए भी कर सकते हो और इस फॉर्मूले का प्रयोग तुम माध्यम के लिए भी कर सकते हो। अब इसके जैसा ही एक फॉर्मूला होता है 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण बल का, F बराबर G m1m2/r²। अब हम देखते हैं कि इन फॉर्मूलों में दोनों में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं समानता की। तो इनमें जो समानताएं हैं, सबसे पहली समानता यह है कि ये दोनों के दोनों जो फॉर्मूले हैं ये वर्ग व्युत्क्रम नियम का पालन करते हैं। वर्ग व्युत्क्रम नियम, इनवर्स स्क्वायर लॉ। क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ? कि अगर तुम दूरी, देखो सबसे पहली बात तो ये व्युत्क्रमानुपाती है दूरी बल के। अगर तुम दूरी घटाओगे तो बल बढ़ेगा, लेकिन अगर तुम दूरी आधी घटाओगे तो बल 1/4 बढ़ेगा। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। अगर तुम दूरी बढ़ाओगे तो बल घटेगा, अगर दूरी तुम 1/4 बढ़ाओगे तो बल 1/4 घटेगा। बिल्कुल ऐसे ही गुरुत्वाकर्षण बल में भी होगा। इसीलिए दोनों फॉर्मूले पालन करते हैं वर्ग व्युत्क्रम नियम का। और दूसरी समानता, ये बल विद्युत बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है, लेकिन दोनों बल हमेशा इनको मिलाने वाली, एक दूसरे के सेंटर को, केंद्र को मिलाने वाले आवेशों या द्रव्यमानों की रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। मान लो तुम्हारे पास दो आवेश हैं, Q1 Q2, और अगर ये पॉजिटिव है तो Q2 Q1 पर फोर्स इधर लगाएगा और Q1 Q2 पर फोर्स इधर लगाएगा। इसीलिए हमने इसको बोलना था कि ये तुम्हारे जो बल हैं ये केंद्रीय बल हैं। तो दोनों के दोनों हमेशा एक दूसरे को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करते हैं। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण बल, अगर तुम्हारे पास m1 और m2 मास के दो पिंड हैं तो ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा और ये इसको ऐसे अट्रैक्ट करेगा। हमेशा एक दूसरे के सेंटर को, केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश ही ये बल लगते हैं। तो इसलिए दोनों के दोनों जो हैं केंद्र को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगते हैं। ये बल केंद्रीय बल हैं, ये बोल सकते हो तुम, दोनों के दोनों। ठीक है, ये इनमें समानताएं हैं। तो अब बात करते हैं विभिन्नताओं की। विभिन्नताएं इनमें क्या क्या हैं? सबसे पहली विभिन्नता, जो तुम्हारा वैद्युत बल है, वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण भी, और प्रतिकर्षण भी। लेकिन जो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल है वो केवल आकर्षण का होता है। आकर्षण बल होता है केवल गुरुत्वाकर्षण, वहाँ पर कभी भी रिपल्सन नहीं होता। ये बात तुम्हें याद रखनी है। दूसरी विभिन्नता क्या है, जो तुम्हारा विद्युत बल है ये तो हमेशा बहुत अधिक होता है और जो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल है ये बहुत ही कम होता है। जैसे हम दो प्रोटॉन की बात करें, ये एक प्रोटॉन, ये दूसरा प्रोटॉन, इनके बीच में अगर हम तुलना करें विद्युत बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की, तो विद्युत बल लगभग 10⁻23 गुना बड़ा होता है गुरुत्वाकर्षण बल से। ऐसा क्यों होता है? देखो ध्यान दो, यहाँ पर ये जो तुम्हारा कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और जो तुम्हारा g है इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है जी की। तो तुम्हें नज़र आ रहा हो कि यहाँ पर घात माइनस की है। माइनस की घात होने के कारण ये तुम्हारा कांस्टेंट है बहुत ही छोटा है। बहुत छोटा कांस्टेंट होने के कारण ये बल बहुत ही छोटा आता है। और यहाँ पर घात प्लस की 9 है जो कि बहुत बड़ी घात है, जिसकी वजह से ये बल भी बहुत बड़ा आता है। अब दूसरी विभिन्नता तुम्हारी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा तुम्हें याद रखनी है, ये बल जो तुम्हारा है माध्यम पर निर्भर करता है। विद्युत बल तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया कि माध्यम पर कैसा निर्भर करता है और गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। अगर तुम्हारे पास दो द्रव्यमान के पिंड हैं और उनके बीच में 2 न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का बल लगा हुआ है तो तुम उनको वाटर में उठा के रख लियो, केरोसिन ऑयल में रख लियो, पेट्रोलियम में रख लियो, जहाँ पर भी तुम उनको रखोगे उनके बीच में 2 न्यूटन का ही बल लगेगा। लेकिन यहाँ पर विद्युत बल में ऐसा नहीं होता। अगर तुम माध्यम को बदलोगे तो विद्युत बल बदल जाएगा। कारण क्या है? यहाँ पर जो जी है
तुमने पढ़ा होगा ये सार्वत्रिक नियतांक है, मतलब ये हर जगह पर जी कांस्टेंट होता है, कहीं भी नहीं बदलता। और तुम्हें अभी बताया यहाँ पर जो है कांस्टेंट है जिसको हम के बोलते हैं, कूलम्ब कांस्टेंट, ये माध्यम पर निर्भर करता है। अब जब माध्यम पर निर्भर करेगा तो माध्यम के बदलते ही तुम्हारा जो बल है दो आवेशों के बीच लगने वाला वो बदल जाएगा। तो विभिन्नता जो इम्पोर्टेंट है, खास है, इसको याद रखियो। माध्यम पर निर्भर नहीं करता गुरुत्वाकर्षण बल, और विद्युत बल करता है। पर विद्युत बल करता है, ये चीज़ तुम्हें याद रखनी है। अब इसी पर आधारित तुम्हें एक दो न्यूमेरिकल करा देते हैं। इसको मैं साफ़ कर रहा हूँ, किसी बच्चों को लिखना हो तो लिख के रख सकता है। तो सवाल बच्चों कुछ ऐसा है, तुम्हें मोबाइल की डिस्प्ले पर भी नज़र आएगा और मैं पढ़कर भी बता रहा हूँ। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 है तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता ज्ञात करो। देखो परावैद्युतांक दिया है, तुम्हें याद रखना है परावैद्युतांक को कैसे दिखाते हैं। बता रहा है कि परावैद्युतांक 81 है और तुमसे पूछा है कि निरपेक्ष वैद्युतशीलता बताओ। तुम्हें पता होना चाहिए एप्सिलॉन को बोलता है निरपेक्ष वैद्युतशीलता। हमने तुम्हें अभी एक संबंध सिखाया है कि K बराबर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करो 81, एप्सिलॉन हमें निकालना है और तुम्हें पता होना चाहिए एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निश्चित होती है 8.85 गुना 10 की घात -12 बटे में 1 लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो कुछ ऐसा होगा 81 गुना 8.85 गुना 10 की घात -12 बराबर एप्सिलॉन। अब बस क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। देखो ध्यान से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यह है मल्टीप्लाई करके दशमलव लगा देंगे 2 अंकों के बाद, दशमलव आ जाएगा यहाँ पर। तो तुम्हारे पास आ जाएगा इतना गुना 10 की घात -12। अब तुम्हें हमने पहले बताया था कि दशमलव हमें 1 अंक के बाद देना है, तो हमें दशमलव को 2 अंक इधर खिसकाना है। अब दशमलव को 2 अंक इधर खिसकाने के लिए तुम्हें घात को कुछ जोड़ना घटाना पड़ेगा। वो तुम्हें याद रखना है कि अगर तुम लेफ़्ट में लेके चलोगे घात को तो तुम्हें हमेशा इसमें प्लस करना है, अगर राइट में लेके चलोगे तो माइनस करना है। तुम 2 अंक इधर चले तो उसमें 2 प्लस कर दो घात, तो तुम्हारे पास आ जाएगी 10 की घात -10 बराबर एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन का मात्रक तुम्हें याद रखना है, जो एप्सिलॉन नॉट का होता है वही एप्सिलॉन का होता है, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से क्वेश्चन तुम्हें कर लेना है, इस पर आधारित ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब तुम्हें ज़रा एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं, ध्यान दो। एक निश्चित दूरी पर स्थित, क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, तुम्हारे मोबाइल की डिस्प्ले पर भी आ जाएगा। एक निश्चित दूरी पर स्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच विद्युत बल F न्यूटन है। ये बोल रहे हैं कि एक निश्चित दूरी पर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं और उनके बीच में जो बल लग रहा है वो F है, इलेक्ट्रॉनों के बीच में लगा हुआ बल। ये जो बल है वो F ही है, फोर्स। इससे आधी दूरी पर स्थित 2 प्रोटॉनों के बीच विद्युत बल कितना होगा। तो सबसे पहली बात तुम्हें पता होना चाहिए सवालों करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, दोनों पर आवेश बराबर होता है और अगर वे निश्चित दूरी पर रखे हैं तो उनके बीच में बल जो है वो बराबर आवेगा, बदलने वाला नहीं है। तो बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बल है वो F है और यहाँ पर दूरी ये कह रहा है कि निश्चित दूरी है, तुम तो कुछ भी मान सकते हो। मान लो दूरी को तुमने R को R ही मान ली। फिर ये बोल रहा तुम्हें कि अगर तुमने उन्हें आधी दूरी पर रख दिया, मतलब ये जो डिस्टेंस है ये आधी कर दी, यानी R/2 कर दी, तो अब पूछ रहा है कि अब बता दो बल कितना हो जाएगा।
तो ये जो बल तुम्हारा पहले वाला है, जब वे निश्चित दूरी पर रखें इस बल को तुम F1 मान लो, और जब दूरी आधी कर दी तब बल पूछ रहा है तो इसको तुम F2 मान लो। अब बल निकालने के लिए तुम सबसे पहले इस बल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। इस वाले बल की हमने बात की तो इसे लिख देते हैं F1। अब दूसरे वाले बल जो हमें निकालना है, अगर हम उसका फॉर्मूला लिखें तो F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R/2 का स्क्वायर, क्योंकि इस बार जो दूरी है वो आधी कर दी। अब अगर तुम स्क्वायर खोल लोगे तो कुछ ऐसा नज़र आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²/4। 4 यहाँ से घूम के चला जाएगा ऊपर, तो कुछ ऐसा बन जाएगा F2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 Q1 Q2 अपॉन R²। इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दो। समीकरण 1 को 2 से भाग देने पर, तो जब तुम भाग करोगे तो तुम्हें ऐसा नज़र आएगा F1 अपॉन F2 बराबर से धड़ेले पक्ष को एक तरफ भाग देते हैं, बराबर से परेले तरफ को दूसरी तरफ भाग देते हैं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R² और अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4 Q1 Q2 अपॉन R²। इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, Q1 Q2 अपॉन R² से कैंसिल। तुम्हारे पास बच गया यहाँ पर F1 अपॉन F2 बराबर, देखो वहाँ पर ऊपर कट के 1 बचा और अपॉन में 4 बचा। तो यहाँ से जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि F2 बराबर 4F1। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो नया बल है, जो F2 है, जो दूरी आधी करने पर बल आया है, वो पहले वाले बल का 4 गुना है। तो इस तरीके से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो, और इसी पे आधारित तुम्हें कुछ क्वेश्चन घर से करने के लिए दे दिए जाएंगे, वे तुम्हें वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। तो देखो बच्चों, हम आपके लिए बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं। अभी लगभग रात के 1 या 1:30 बजा हुआ है। तो जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी सी मेहनत तुम भी करो, थोड़ी स्टडी करो और इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी करो।